हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति हायर एजुकेशन चैनल। बीएससी सेकंड ईयर के अंदर हमारा स्टैटिक्स के अंदर टॉपिक चल रहा था कॉमन कैटेगरी, जिससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे मैं आपको करवा चुकी हूँ। और टेलीग्राफ तार पे कुछ क्वेश्चंस थे, वो भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर करवा दिए हैं। ठीक है, और अभी हम जो है नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, उसी यूनिट का नया चैप्टर है ये वर्चुअल वर्क, हिंदी में बोलते हैं उसको कल्पित कार्य सिद्धांत के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो वर्चुअल वर्क से पहले आपको पता होना चाहिए कि कल्पित कार्य सिद्धांत या कल्पित कार्य क्या होता है। नाम से स्पष्ट है, वैसे इसको वर्चुअल वर्क से ही आप याद रखना है, इसको वर्चुअल वर्क बोला जाता है। ठीक है, और हिंदी में इसको बोलते हैं कल्पित कार्य। कल्पित कार्य जो भी वर्क किया जा रहा है। अब कल्पित कार्य का मतलब क्या है, जैसे अपने किसी कोई भी बॉडी पड़ी हुई है, ठीक है, किसी भी निकाय के अंदर कोई बॉडी पड़ी हुई है, उसको हल्का सा अगर विस्थापन दे दें, और विस्थापन इस तरीके से देना कि हम उसको उस पर फोर्स भी लगा रहे हैं, फोर्स लगाने के कारण वो बॉडी मूवमेंट भी कर रही है बट अपन को शो नहीं हो रहा, तो उसको इमेजिन कर पा रहे हैं कि हाँ ये विस्थापन हो रहा है, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, तो एक्चुअल में अगर इस तरीके से बॉडी कार्य भी कर रही है बट हम दिखाई नहीं दे रहा कि हाँ वो बॉडी ने थोड़ा सा भी विस्थापन किया है, तो इस तरीके से इस बॉडी के ऊपर लगने वाले जो फोर्सेस हैं वो कार्य करते हैं। ठीक है, तो उन फोर्सेस के द्वारा जो काम किया जाता है उस काम को अपने क्या बोल देते हैं, कल्पित कार्य यानी वर्चुअल वर्क बोल देते हैं। उसको लिखा जाए तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि कार्य की वह मात्रा जो किसी पिंड को कल्पित विस्थापन देने पर, कल्पित विस्थापन देना, थोड़ा ये ध्यान रखना, कल्पित विस्थापन का मतलब है कि आप उसको विस्थापन यानी उसका डिस्प्लेसमेंट भी कर रहे हो बट इतना ना के बराबर डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो कि आपको बॉडी मूवमेंट कर भी रही है बट बिल्कुल हल्की एकदम ना के बराबर कर रही है, बट अगर थोड़ी सी भी बॉडी थोड़ा मूवमेंट करती है तो उसके ऊपर बॉडी के ऊपर लगने वाले फोर्सेस के द्वारा काम किया जाता है, चाहे विस्थापन एकदम ना के बराबर ही ऊपर फोर्स काम जरूर करता है। तो वही कहना चाह रहा है ये कि कार्य की वह मात्रा जो किसी पिंड को कल्पित विस्थापन देने पर उस पिंड पर लगने वाले बलों द्वारा किया जाता है, उस पिंड पर लगने वाले बलों के द्वारा किया जाता है, बलों द्वारा किया जाता है, कल्पित कार्य कहलाता है, मतलब वर्चुअल वर्क कहलाता है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन भी एग्जाम में काफी बार पूछी गई है कि कल्पित कार्य सिद्धांत या कल्पित कार्य को परिभाषित कीजिए। अभी इसका सिद्धांत है, उसके सिद्धांत का जो डेरिवेशन है वो आपको करवाऊंगी अभी। ठीक है, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कल्पित कार्य होता क्या, वर्चुअल वर्क होता क्या है। तो वर्चुअल वर्क एक तरीके से फोर्सेस के द्वारा किया गया कार्य ही होता है। ठीक है, और फोर्सेस कौन से, जो उस बॉडी को मूवमेंट करवा रहे हैं। ठीक है, अब वो बॉडी अगर थोड़ा सा भी मूवमेंट करेगी तो फोर्स क्या करेगा, जो भी फोर्स उसके ऊपर लगा हुआ फोर्स क्या करेगा कि जो उस विस्थापन हो रहा है उस विस्थापन को चेंज करने की कोशिश करेगा, कि वो चाहेगा कि अगर विस्थापन थोड़ी सी मूवमेंट कर रही है तो ऊपर अपना फोर्स लगाकर उसको प्रारंभिक स्थिति में लाने की कोशिश करेगा जो भी उसके फोर्स लगा हुआ है। तो इस तरीके से जितने भी फोर्स एक बॉडी के ऊपर लगे हुए होंगे तो वो उसको साम्य अवस्था में रखने की कोशिश करते हैं, संतुलन में रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम चाह रहे हैं कि उस बॉडी के ऊपर ऑलरेडी फोर्स लगा हुआ है तो हम अपना फोर्स लगा करके बॉडी को थोड़ा सा कल्पित विस्थापन देते हैं। ठीक है, और एकदम हल्का सा देने के बाद भी वो बॉडी के ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं वो उसको उतना सा भी विस्थापन नहीं करने दे रहे हैं, उसको वापस अपनी एक्चुअल कंडीशन में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उन फोर्सेस के द्वारा जो भी काम किया जाएगा उस काम को अपने क्या बोल देते हैं, कल्पित कार्य बोल देते हैं, यानी कल्पित विस्थापन को रोकने के लिए किया गया कार्य कल्पित विस्थापन, सॉरी कल्पित कार्य। ठीक है, तो ये हो गया वर्चुअल वर्क। अब हम करते हैं इसके ऊपर डेरिवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में काफी बार पूछी जाता है, और एग्जाम उसका जो क्वेश्चन करेंगे उसमें भी इस डेरिवेशन का बहुत यूज है। उसका नेम कई बार नेम से भी पूछ लिया जाता है और कई बार उसकी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन भी दी जाती है। तो डेरिवेशन है हमारा, किसी दृढ़ पिंड के विभिन्न बिंदुओं पर क्रियाशील, किसी दृढ़ पिंड के विभिन्न बिंदुओं पर क्रियाशील समतलीय बल निकाय के लिए कल्पित कार्य सिद्धांत, समतलीय बल निकाय के लिए कल्पित कार्य सिद्धांत।
हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ये बोल रहे हैं कि किसी कोई भी बॉडी है, ठीक है, पिंड पड़ा हुआ है, उस बॉडी के ऊपर विभिन्न बिंदुओं द्वारा, यानी उस बॉडी के अंदर काफी सारे पॉइंट्स ले लो, उन पॉइंट्स के अंदर बॉडीज ले लो, ठीक है, या फिर किस उस निकाय के अंदर एक बॉडी उठा लो, ठीक है, वो बोल रहे हैं कि उस पॉइंट के ऊपर विभिन्न बिंदुओं पर क्रियाशील समतलीय बल निकाय के लिए कल्पित कार्य स्थल, मतलब एक निकाय है, उसमें काफी सारी बॉडीज पड़ी हुई है, उनके ऊपर अलग अलग फोर्सेस लग रहे हैं, बल लग रहे हैं, तो वो मतलब उनके लिए, उन सारे के सारे फोर्सेस के लिए जो कल्पित कार्य सिद्धांत क्या होगा, ठीक है। कई बार तो ये भी पूछ लिया जाता है, या फिर इसी के अंदर पूरा स्टेटमेंट लिखा जाता है, या स्टेटमेंट वाइज भी आ जाती है, ये जो भी अपना डेरिवेशन है, ठीक है, स्टेटमेंट वाइज भी पूछा जाता है। स्टेटमेंट के अंदर इसकी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होती है, आवश्यक यानी पर्याप्त प्रतिबंध, ठीक है, तो वो पूछा जाता है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, कई बार उस नाम से भी आ जाता है, और कई बार ये भी लिखा हुआ जाता है, किसी दृढ़ पिंड के विभिन्न बिंदु पर क्रियाशील समतलीय बल निकाय के लिए कल्पित कार्य सिद्धांत को डिफाइन कीजिए या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये अब इसका जो स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट लिख लेते हैं अपन, क्या है, यहाँ पे लिख देंगे अनेक समतलीय बलों के लिए अनेक समतलीय बलों के लिए किसी दृढ़ पिंड के संतुलन के लिए या के अंतर्गत ले लो, अनेक समतलीय बलों के अंतर्गत किसी दृढ़ पिंड के संतुलन के लिए आवश्यक, नेसेसरी कंडीशन है ये, आवश्यक व पर्याप्त प्रतिबंध यह है कि लघु विस्थापन में बलों द्वारा किया गया कार्य, बलों द्वारा किए गए कार्यों का बीजीय योग शून्य होता है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार स्टेटमेंट से भी पूछ लिया जाता है। अगर स्टेटमेंट नहीं पूछा जाता तो आपको वहां पे लिखना है कि हम ये काम कर रहे हैं, कार्यों का बीजीय योग शून्य है। तो हमें बोला क्या गया है, आवश्यक पर्याप्त प्रतिबंध हमें निकालना है, ठीक है। वो किस तरीके से निकालना है, आवश्यक प्रतिबंध क्या होता है कि जो हमें गिवन है उसको लेकर के जो प्रूफ करना है वो प्रूफ कर देते हैं। एंड पर्याप्त प्रतिबंध यानी सफिशिएंट कंडीशन के अंदर क्या होता है, हमें जो प्रूफ किया हुआ हमने बीजीय योग शून्य है उसको लेके चलना है और प्रूफ कर देना है जो हमें गिवन था पहले। अब देखो गिवन क्या है, प्रूफ क्या करना है, हमें सिर्फ इतना गिवन है कि अनेक समतलीय बलों के अंदर किसी दृढ़ पिंड के संतुलन के लिए, यानी कोई भी पिंड है वो बॉडी क्या है, संतुलन के अंदर है, तो प्रूफ कीजिए कि उनका बीजीय योग शून्य होता है, ठीक है। और संतुलन की कंडीशन में आपको बहुत पहले करवा चुकी हूँ, फर्स्ट चैप्टर था हमारा, मैंने उसके अंदर आपको संतुलन की कंडीशन बताई थी, ठीक है, कि उसके लिए एक्स अक्ष के अनुदिश लगने वाले जितने भी फोर्सेस का बीजीय योग है वो शून्य होता है, वाई अक्ष के अनुदिश लगने वाले फोर्सेस का बीजीय योग शून्य होता है, बल घूर्ण शून्य होता है, परिणामी शून्य होता है, ठीक है। तो वो सारे के सारे जीरो होते हैं, तो वो बॉडी संतुलन के अंदर है। तो हमें अब वो कंडीशन गिवन है कि बॉडी संतुलन में के अंदर है, तो प्रूफ कीजिए कि उनके ऊपर लगने वाले बलों के द्वारा किया गया जो कार्य होगा या कल्पित कार्य होगा वो क्या होगा, उनका बीजीय योग शून्य होगा। जितने फोर्सेस लग रहे हैं उनके द्वारा किए गए बल का योग भी हमें शून्य प्रूफ करना है, और गिवन क्या है, बॉडी संतुलन में है। फिर इसका अपोजिट पर्याप्त लेके चलेंगे, पर्याप्त के अंदर हम ये लेके चलेंगे कि उनका बीजीय योग शून्य है, प्रूफ कर देंगे कि बॉडी क्या है, संतुलन में। और संतुलन की कंडीशन पहले करवा चुकी हूँ, फिर भी यहाँ देखेंगे हम। प्रूफ के लिए सबसे पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं, हमें गिवन जो भी है उसके हिसाब से देखते हैं। हमें बोले कि एक बॉडी क्या है, संतुलन के अंदर है, हम इसको निर्देशीय अक्षों के अंदर काफी सारी बॉडीज ले लेते हैं। जैसे एक बॉडी मैंने ये ले ली, ठीक है, ये A1, एक मैंने यहाँ ले ली A2, ठीक है, और एक ले ली मैंने यहाँ पर A3, यहाँ A4, A5 ले लो, ठीक है। ये काफी सारी बॉडीज है, A1, A2, A3, A4, A5, ये सारी बॉडीज है। अब इन बॉडीज के ऊपर कोई ना कोई फोर्स भी लग रहा होगा, तो मैंने ले लिया, इस पर एक फोर्स लग रहा है, इसको नाम दे दिया F1, इस पर लग रहा है ये हो गया F2, ये हो गया F3, ठीक है, F4 एंड F5, ये इस पे फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, ऊपर इनके ऊपर काफी सारे फोर्सेस लग रहे हैं, और ये जो इनके निर्देशीय अक्ष है इनको नाम दे दिया हमने OX
एंड ओ वाई। और इनके निर्देशीय अक्षों के जो वियोजित घटक है वो मान लिया ये कैपिटल X1 है, कैपिटल X2 है, कैपिटल X3, इस तरीके से चलते जा रहे हैं। इधर Y1 है, Y2 है, ये इसके निर्देशीय अक्षों के वियोजित भाग है। फिर हमने क्या माना यहाँ पर कि यहाँ मान लिया कि ये इसका ध्रुवांतर मतलब इसका क्या है, ध्रुव है, ये इसका मूल बिंदु है निर्देशीय अक्षों का। तो हमने यहाँ से इसको ज्वाइन करा दिया बॉडी A1 से, ठीक है, ये हमने इसको ज्वाइन करवा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम पहले ये मान लेते हैं कि माना किसी निकाय के अंदर, किसी निकाय में A1 A2 A3 डैश 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 पिंड क्या है, किन बलों के अंदर संतुलन है, पिंड F1 F2 F3 डैश डैश डैश, ठीक है, बलों के अंतर्गत संतुलन में है। ये हमें गिवन है, उस हमें गिवन क्या था कि पिंड क्या है, संतुलन के अंदर है, ठीक है। और प्रूफ करना है कि उनके बलों के द्वारा किया गया कार्य का बीजीय योग 0 है। तो हमने मान लिया कि बॉडीज लगी हुई है, इनके ऊपर फोर्सेस लगे हुए हैं। अब इन फोर्सेस के अंदर क्या है, ये पूरा का पूरा निकाय क्या है, संतुलन के अंदर है, ठीक है, ये मान लिया। और इनके ये अक्षों के वियोजित घटक, अक्षों के वियोजित घटक क्या है, OX के अनुदिश कितने हैं, OX के अनुदिश तो है X1 X2 डैश डैश डैश, और OY के अनुदिश कितने हैं, Y1 Y2 डैश डैश डैश, ये इसके वियोजित घटक है, ठीक है। अब देखो ये सब मैंने काम ले लिया। अब हम यहाँ से जो हमारा मेन काम है वो हम क्या मानते हैं, इसके अंदर हम ये मानते हैं कि जो A1 के कार्तीय निर्देशांक यानी x और y के अंदर जो निर्देशांक है वो मान लिए हमने कितने, x1, y1, ये मान लिए, ठीक है। तथा A1 के जो ध्रुवीय निर्देशांक है, पोलर कोऑर्डिनेट, ऊपर वाले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट थे और इसके पोलर कोऑर्डिनेट है हमने मान लिया r1 और θ1, ठीक है, या r और थीटा भी मान लो, कोई वो बात इसमें वो नहीं है, पर फिर भी x1 y1 के हिसाब से r1 θ1 मान देते हैं। मतलब इसके पोलर कोऑर्डिनेट है r1 और θ1 है। तो अगर ये पोलर कोऑर्डिनेट के हिसाब से देखें तो ये इनिशियल लाइन के साथ ये ध्रुवांतर रेखा है हमारी, और ये एंगल कितना बनाएगी, θ1, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस कितनी है, r1 है। अब हमें क्या करना है, वो बोले कि अगर बॉडी को थोड़ा सा भी लघु विस्थापन दिया जाता है, ठीक है, तो उसको क्या करें, वो बोले कि अगर उसको लघु विस्थापन दिया जाता है, लघु विस्थापन में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे लघु विस्थापन देना पड़ेगा। और तो बॉडी को बोल रहे हैं कि किसी एक पिंड को थोड़ा सा भी लघु विस्थापन दे दोगे तो वो बॉडी थोड़ा सा विस्थापित होगी तो उसके ऊपर लगने वाले जो बल है उसको प्रारंभिक स्थिति में लाने की कोशिश करेंगे, यानी वो उसके बलों के द्वारा कोई काम किया जाएगा, वो बलों के द्वारा जो भी काम किया जाएगा उनका जो बीजीय योग है वो 0 होता है, ये प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले बॉडी को विस्थापन देंगे ना, अभी तो ये संतुलन में पड़ी हुई है, तो हम क्या करना चाह रहे हैं, बॉडी को विस्थापन में लाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं तो अब लिख देंगे, माना किसी पिंड को लघु विस्थापन निम्न 2 प्रकार से दिया जा सकता है। 2 प्रकार से दिया जा सकता है। 2 प्रकार कौन कौन से देखते हैं यहाँ पर। एक तो क्या, अगर मैं इस A1 को इस O बिंदु के सापेक्ष, O के सापेक्ष किसी एंगल से घुमा दूं, तो किसी एंगल से घुमाऊंगी तो एंगल थोड़ा चेंज हो जाएगा, या फिर मैं इसको x अक्ष के अनुदिश ऊपर ले जाऊं, थोड़ी साइड में ले जाऊं, x अक्ष के अनुदिश चली जाऊं, या फिर उसी पॉइंट से y अक्ष के अनुदिश थोड़ा आगे विस्थापन दे दूं, यानी पॉइंट इस बॉडी को घुमाना ही तो है, या तो इसको x अक्ष के यानी एंगल के लिए घुमा दो, या फिर इसको निर्देशीय अक्षों के सापेक्ष किसी ना किसी दूरी पर घुमा दो। तो 2 तरीके से घूम सकता है। तो सबसे पहले हम इसको घुमाएंगे किसी एंगल के सापेक्ष, कहाँ पे लिखेंगे, 2 प्रकार से घुमाया जा सकता है, ठीक है। पहला तो क्या, पहला हम लिख देंगे प्रथम पिंड को एक लघु कोण डेल थीटा से, प्रथम पिंड को
लघु कोण डेल थीटा से बिंदु O के परिध घुमाया जा सकता है। ठीक है, एक तो एंगल से घुमा दिया, दूसरा पिंड को अक्षों के समांतर लघु दूरियों द्वारा गमन कराया जा सकता है। पिंड को अक्षों के समांतर लघु दूरियों डेल ए तथा डेल बी द्वारा गमन कराया जा सकता है। गमन कराया जा सकता है। तो हम ये दोनों तरीकों से उसको क्या करेंगे, विस्थापन देंगे। तो पहले हमें उसके किसी एंगल से घुमाना है। तो देखो हम जाते हैं इसके किसी एंगल के अंदर। सबसे पहले बॉडी यहाँ पड़ी थी, इसको मैंने घुमा दिया यहाँ पर, ये बॉडी यहाँ पहुंच गई। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया क्या, बी। अब यहाँ से इसकी डिस्टेंस जो है वो ये हो गई। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। तो किससे कितने एंगल से घुमाना है, डेल थीटा एंगल से घुमाना है। तो ये वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा, डेल थीटा एंगल होगा, इतना सा एंगल। अगर इतना सा एंगल डेल थीटा है तो टोटल कितना हो जाएगा, थीटा प्लस डेल थीटा हो जाएगा ना। तो ये वाला टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास, ये वाला जो एंगल यहाँ तक वो कितना हो जाएगा, थीटा प्लस डेल थीटा एंगल हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, ये डेल थीटा। अब यहाँ पर इसकी जो अब ये जो रेडियस है, क्या उसमें कोई चेंज आएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि A1 यहाँ से वो मैंने किसी एंगल से घुमाया, दूरी थोड़ी चेंज करी है हमने। तो रेडियस सेम रहेगी इसकी R1। ठीक है, ये कितनी रहेगी, R1 ही रहेगी, बस एंगल चेंज हो जाएगा। पहले थीटा 1 था, उस डेल थीटा से घुमा दिया तो यहाँ पहुंच गए। टोटल इनिशियल लाइन से एंगल कितना बन गया, थीटा 1 प्लस डेल थीटा। ठीक है, थीटा 1 प्लस डेल थीटा बन गया। अब वो बोल रहा है पहला काम तो हमने कर दिया कि इसको बिंदु O के परिध घुमा दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम इनको अक्षों के समांतर लघु दूरियों डेल ए और डेल बी के समांतर घुमाते हैं। अब सबसे पहले अब बॉडी पहले यहाँ पड़ी हुई थी A1 से, अब घुमा दी तो B पे पहुंच गई। अब B से देखो वो कहाँ जाती है, B से मैंने क्या करा, इसको x अक्ष के समांतर घुमाया है। x अक्ष हमारी ये है, तो मैंने इसके समांतर घुमा रही हूँ, उसको मैं इधर लेके जा रही हूँ। ठीक है, ठीक है, ये मैंने क्या कर दिया, इसको इधर लेके जा रही हूँ। पहले बॉडी यहाँ पड़ी हुई थी B, अब ये घूमकर पहुंच गई यहाँ पर मान लो, और इसने x अक्ष के समांतर कितनी दूरी तय कर दी, डेल ए, क्योंकि ये मैंने माना हुआ है अक्षों के समांतर डेल ए और डेल बी दूरी तय कर दी है। अब मैंने इसको पॉइंट का नाम दे दिया C, यानी डेल ए दूरी तय करके C पे पहुंच गया। अब मैं इसको y अक्ष के समांतर घुमाना चाह रही हूँ, तो C पे बॉडी पड़ी हुई है, तो C को मैंने अपने कहाँ चलेगी, इसको y अक्ष के समांतर में ऊपर जा रही हूँ, तो ये पहुंच गई ऊपर y। ठीक है, ये एरो मत लगाओ यहाँ पर। अब ये बॉडी कहाँ पहुंच गई, इस पॉइंट पर पहुंच गई। तो इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने, पहले A1 था, अब दे दिया मैंने A1 डैश। समझे कि पहले मैंने इसको x अक्ष के समांतर, पहले एंगल से घुमाया तो B पे पहुंच गई, फिर x अक्ष के समांतर घुमाया तो x अक्ष के समांतर यहीं जाएगा, और x अक्ष के समांतर उसने कितनी दूरी तय करी है, यहाँ से यहाँ तक डेल ए। फिर C से यहाँ जा रही है, इसके समांतर इसने कितनी दूरी तय करी है, माना हुआ हमने डेल बी। अब ये तय करके पहुंच गई यहाँ पर। अब हमने मान लिया कि इस बिंदु पर जिसके कोऑर्डिनेट है वो है x1 डैश और y1 डैश, ये मान लिया कि उस पॉइंट के ऊपर इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x1 डैश एंड y1 डैश है। तो ये सारा काम खत्म हो चुका है। होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से मैंने बॉडी को विस्थापन दिया। पहले तो किसी एंगल से घुमाया, फिर उसको x अक्ष के समांतर, फिर उसको y अक्ष के समांतर घुमाया और दूरियां ले ली डेल ए और डेल बी। अब यहाँ से हमारा डेरिवेशन शुरू होने जा रहा है, अब इसको ध्यान से देखना। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देंगे कि यदि A1 के निर्देशांक हमने कितने माने थे, x1 और y1 माने थे, तो इनके लिए जो कार्तीय निर्देशांक ये है, तो इनके लिए ध्रुवीय निर्देशांक और कार्तीय निर्देशांकों में संबंध क्या होते हैं, x1 बराबर r1 cos थीटा 1 और y1 बराबर r1 sin थीटा 1। ठीक है, ये इनके बीच में रिलेशन होता है, x1 बराबर r1 cos थीटा 1 और y1 बराबर r1 sin थीटा 1। अब वो बोल रहे कल्पित विस्थापन के पश्चात A1 की नई स्थिति, कल्पित विस्थापन के पश्चात A1 की नई स्थिति क्या मिली है, वो बोला पहले उसको
के बाद a1 कहाँ पहुंच गया, ऊपर पहुंच गया। नई स्थिति क्या मिल गई हमें, a1 डैश। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे a1 की नई स्थिति क्या मिली है हमें, a1 डैश मिली है, जिसके निर्देशक हमने माने x1 डैश एंड y1 डैश। अब हमें निकालना है x1 डैश, तो x1 डैश देखो कितना निकल जाएगा हमारे पास, टोटल देखो इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए हमने कितना घूमे हैं। तो x1 डैश निकाला, तो x1 डैश मतलब ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी टोटल x1 डैश है। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है, ये तो डाले है। अब यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है वो देख लो, वो कितना है r1 cos θ1। यहाँ से इस तरीके से x1 होता है ये, यहाँ से अगर मैं इस तरीके से निकालना चाहूँ तो ये कितना है x1 है। इसके इस a के हिसाब से देखेंगे ना, एक a के हिसाब से देखेंगे तो ये कितना है x1 है, ये x1 है और यहाँ से लेके यहाँ तक डेल है। तो x1 प्लस डेल करेंगे और x1 की वैल्यू क्या है r1 cos θ1। तो हम यहाँ पे लिख देंगे नीचे x1 डैश के लिए हम लिखते हैं यहाँ पर x1 प्लस डेल। ठीक है, और x1 कितना निकाला है हमने, r1 cos θ1 प्लस डेल। ठीक है, ये आ गया। सॉरी, बी पॉइंट के लिए करना है ना, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करो, θ1 नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि एंगल देखो ऊपर कितना बन रहा था। तो यहाँ से हम कर रहे थे कि x1 डैश की नई जो हमें a1 को लघु विस्थापन देने के बाद, यानी लघु विस्थापन एक तो दिया था हमने कोणीय, उसको कोणीय विस्थापन दिया था। ठीक है, डेल थीटा एंगल से घुमाया था, उसके बाद x अक्ष के समांतर, ठीक है, और उसके बाद o y के समांतर इसको घुमाया था। ठीक है, और इसके निर्देशक जो भी इसका वियोजित घटक थे वो x और y को तो है ही, हम जानते हैं। तो अब x1 डैश की जो नई स्थिति प्राप्त हुई उसके हिसाब से देखते हैं। तो नई स्थिति x1 डैश यहाँ से डायरेक्ट लिखना चाह रही हूँ मैं, x1 डैश कितना मिल जाएगा, टोटल मैंने अभी बताया आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस x1, पर इसके लिए इसके कोऑर्डिनेट अब कितने बन जाएंगे, कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा r1 θ1 प्लस डेल θ1, सॉरी θ1 प्लस डेल थीटा हो जाएगा b के कोऑर्डिनेट। क्यों हो जाएगा, क्योंकि टोटल यहाँ से कितना है, टोटल θ1 प्लस डेल थीटा, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, θ1 प्लस डेल थीटा हो जाएगा ना। तो x1 डैश बराबर कितना हो जाएगा, x1 तो वो है ऑलरेडी, बट इसको डायरेक्ट ऐसे लिख लो, डेल a प्लस r1 cos θ1 प्लस डेल थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं cos a प्लस b वाले फॉर्मूले से। ठीक है, इस फॉर्मूले से cos a cos b, r1 इधर cos a cos b माइनस sin a sin b, इस फॉर्मूले से इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो cos डेल थीटा है, ठीक है, cos डेल थीटा की वैल्यू कितनी होती है, अगर डेल थीटा लघु हो तो वो 1 होती है, और sin डेल थीटा वैल्यू कितनी होती है, डेल थीटा होती है कब, जब क्या हो, डेल थीटा लघु हो, मतलब एकदम ही कम हो। ठीक है, तो cos θ1 तो एज इट इज रहेगा, और cos डेल थीटा की जगह पर 1 रख देंगे, sin θ1 एज इट इज रहेगा। ठीक है, और sin डेल थीटा की जगह पर क्या रख देंगे, हम डेल थीटा रख देंगे। यहां से देखो इसका r1 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो r1 cos θ1 माइनस r1 डेल थीटा sin θ1, ये वैल्यू किसकी आ गई हमारे पास, x1 डैश की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसी तरीके से निकालना है हमें y1 डैश। अब y1 डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो y1 डैश कितना है, यहां से लेकर यहां तक टोटल दूरी, अभी यहां से लेकर यहां तक डेल भी है, यहां से यहां तक हमें देखना है कितना है, तो वो कितना हो जाएगा r1 sin θ1 प्लस डेल थीटा। ठीक है, तो यहां से आ जाएगी डेल बी प्लस r1 sin θ1 प्लस डेल थीटा, तो इधर डेल बी प्लस r1 sin a cos b प्लस cos a sin b। ठीक है, वापिस से वही वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, sin θ1 एज इट इज, cos डेल थीटा की जगह पर 1 रखना है, cos θ1 एज इट इज, sin डेल थीटा की जगह पर डेल थीटा रखना है। ठीक है,
अब इसका r1 का फिर से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डेल बी प्लस r1 साइन थीटा 1 प्लस r1 डेल थीटा कोस थीटा 1। इसको देखते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। ये वैल्यू है हमारे पास y1 डैश की। अभी वैल्यू आ गई y1 डैश और x1 डैश की। अब वो बोल रहे हैं कि a1 का x अक्ष के अंदर कितना विस्थापन हुआ है, तो a1 का x अक्ष के अनुदिश विस्थापन। अब a1 का x अक्ष के अनुदिश देखो कितना विस्थापन हुआ है। a1 पहले यहाँ था, अब यहाँ पहुंच गया, तो वो देखने की कितना विस्थापन हुआ। तो x अक्ष के अनुदिश विस्थापन को बोल रहा है कि x1 डैश यानी टोटल x1 डैश में से अगर x1 माइनस कर दें, यानी कहने का मतलब है कि a1 पहले यहाँ था, वो यहाँ पहुंचा है, यानी पहले यहाँ था, वो यहाँ पहुंचा है, तो इसने इतनी दूरी तय करी। वो बोल रहा है ये दूरी कितनी होगी। अगर टोटल में से इतनी से दूरी माइनस कर दी जाए तो ये डेल बचता है, तो वही लिख देंगे हम यहाँ पर। विस्थापन कितना हो जाएगा, x1 डैश में से x1 माइनस करना है। ठीक है, x1 डैश कितना निकाला हुआ है हमने ऊपर, x1 डैश निकला हुआ है हमारे पास डेल ए प्लस r1 कोस थीटा 1 माइनस r1 डेल थीटा साइन थीटा 1 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, r1 कोस थीटा 1। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें, डेल ए माइनस r1 डेल थीटा साइन थीटा 1। ठीक है, ये मिल जाएगी। अब इसी तरीके से कर देंगे a का y अक्ष के अनुदिश विस्थापन। y अक्ष के अनुदिश कितना विस्थापन हुआ है, y1 डैश माइनस y। ठीक है, y1 डैश की वैल्यू निकली हुई है डेल बी प्लस r1 साइन थीटा 1 प्लस r1 डेल थीटा कोस थीटा 1 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, r1 साइन थीटा 1। ठीक है, r1 साइन थीटा 1 से ये कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू बचेगी डेल बी प्लस r1 डेल थीटा कोस थीटा 1, ये बचेगी। ठीक है, ये अब देखो हमें इनका कल्पित कार्य निकालना है, तो यहाँ पर लिख देंगे बल F1 द्वारा संपादित, यानी F1 के द्वारा कितना कल्पित कार्य किया गया है। F1 किसके ऊपर लग रहा है, A1 के ऊपर लग रहा है, तो F1 फोर्स क्या है जो उसको रोकने के लिए काम करने जा रहा है। ठीक है, तो वो वाला फोर्स है। तो लिखेंगे यहाँ पर बल F1 द्वारा संपादित कल्पित कार्य। तो कल्पित कार्य के लिए क्या करेंगे हम, ठीक है, इसके वियोजित घटक को लेंगे। यहाँ पे लिखते हैं कि इसका वियोजित घटक क्या है, x1 मल्टीप्लाई के अंदर x अक्ष के अनुदिश उसका विस्थापन, अनुदिश विस्थापन। ठीक है, प्लस y1 घटक के लिए जब करेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस y1, ये कल्पित कार्य सिद्धांत का फॉर्मूला ही है एक तरीके से, तो y1 इंटू y अक्ष के अनुदिश विस्थापन। ठीक है, और x1 गुणा x1 के x अक्ष के अनुदिश विस्थापन कितना निकाला है हमने, डेल ए माइनस r1 कोस थीटा 1, तो यहाँ पे लिख देंगे सॉरी r1 डेल थीटा साइन थीटा 1। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे डेल ए माइनस r1 डेल थीटा साइन थीटा 1 प्लस y1 कितना निकाला है, डेल बी प्लस r1 डेल थीटा कोस थीटा 1। यहां से देखो ये r1 साइन थीटा 1 क्या होता है, हमारे पास स्मॉल y1 होता है। ठीक है, और यहां से जो डेल बी प्लस r1 कोस थीटा 1 है वो स्मॉल x1 होता है। ठीक है, ये मिल गई। अब ये हो गया इसका x अक्ष का। ठीक है, अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर दी, अब हम इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये मिल जाएगा डेल ए x1 माइनस कैपिटल x1 स्मॉल y1 डेल थीटा प्लस कैपिटल y1 डेल बी प्लस कैपिटल y1 स्मॉल x1 डेल थीटा। अब इन दोनों को तो एक साथ लिख लेते हैं हम, डेल ए कैपिटल x1 प्लस डेल बी कैपिटल y1, इन दोनों में से डेल थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा कैपिटल y1 स्मॉल x1 माइनस कैपिटल x1 स्मॉल y1 डेल थीटा, ये मिल जाएगा। ठीक है, तो F1 द्वारा संपादित
इसी तरीके से F1 द्वारा संपादित कार्य ये हो गया, तो सिमिलरली F2 F3 डैश 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 बलों द्वारा संपादित कार्य कितना हो जाएगा, बस x1 x2 को ही चेंज करना है, बाकी सारी सेम रहेगी। ठीक है, तो इनके लिए हो जाएगा डेल ए कैपिटल X2 प्लस डेल बी कैपिटल Y2 प्लस कैपिटल Y2 स्मॉल x2 माइनस कैपिटल X2 स्मॉल Y2 डेल थीटा। इसी तरीके से तीसरे के लिए कितना हो जाएगा, डेल ए कैपिटल X3 प्लस डेल बी कैपिटल Y3 कैपिटल Y3 स्मॉल x3 माइनस कैपिटल X3 स्मॉल Y3 डेल थीटा, ये हो जाएगी। इसी तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, F4 के लिए F5 के लिए निकल जाएगा। अब यहाँ पे एक लाइन लिखते हैं हम, तो यहाँ पे लिखते हैं बलों द्वारा संपादित कार्यों का बीजीय योग, बलों द्वारा संपादित कार्यों का बीजीय योग। ठीक है, हमें क्या करना है, इनके द्वारा संपादित कार्यों का बीजीय योग निकालना है, तो इनका सबका क्या कर देंगे, हम सम कर देंगे। ठीक है, तो जब इनका सम करेंगे तो देखो हमारे पास क्या मिलता है। ठीक है, जब इनका सम करेंगे, इसमें डायरेक्ट लिख लूं, सम करने पे मिलेगा हमें डेल ए डॉट कैपिटल X1 प्लस कैपिटल X2 प्लस डैश 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 प्लस डेल बी। ठीक है, इन सबका सम करें तो डेल बी कॉमन आएगा, तो कैपिटल Y1 प्लस यहाँ से कैपिटल Y2 नेक्स्ट कैपिटल Y3, इस तरीके से मिलेगा। फिर अगर मैं इन सबका सम करती हूँ तो इनका सम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन सब में से डेल थीटा कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बचेगा कैपिटल Y1 स्मॉल x1 माइनस कैपिटल X1 स्मॉल y1। ठीक है, और प्लस के अंदर कैपिटल Y2 स्मॉल x2। ठीक है, माइनस कैपिटल X2 स्मॉल y2 प्लस डैश 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 ये। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ सिग्मा कैपिटल X1। ठीक है, इसको मैं लिख सकती हूँ सिग्मा कैपिटल Y1। ठीक है, प्लस डेल थीटा, इसको मैं लिख सकती हूँ सिग्मा कैपिटल Y1 स्मॉल x1 माइनस कैपिटल X1 स्मॉल y1 लिख सकती हूँ। ठीक है, अब हमें पता है कि बॉडी क्या है, संतुलन में है, ये हमें गिवन था। ठीक है, जब लिख देंगे क्योंकि बल संतुलन में है, बल अगर संतुलन में है तो इन सब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा x1 0 होगा, सिग्मा y1 0 होगा और सिग्मा y1 x1 माइनस इनका परिणामी जो है बल आघूर्ण जो है वो भी क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब क्या है कि बलों द्वारा संपादित कार्यों का बीजीय योग क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ये हमने कर दी इसकी। तो अब लिखते हैं दिस कंडीशन इज नेसेसरी, मतलब आवश्यक है। तो अब इसके बाद हम जो करने वाले हैं वो है सफिशिएंट कंडीशन, वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, और उसके लिए तब तक आपको नेसेसरी कंडीशन बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अब हम इसका जस्ट अपोजिट करेंगे, हम लेके चलेंगे कि बलों द्वारा संपादित कार्यों का बीजीय योग 0 होता है, तब बॉडी क्या होती है, संतुलन में होती है। संतुलन हमें प्रूफ करना है, और यहाँ पे हमने ले लिया था कि बॉडी संतुलन में है, हमें गिवन था और बीजीय योग 0 कर दिया। तो हम करेंगे इसका नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसका नेक्स्ट डेरिवेशन सफिशिएंट कंडीशन का, फिर ये डेरिवेशन हमारा खत्म हो जाएगा। फिर से क्वेश्चन में चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।